तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का बेसिकली नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझ लिया, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट कुछ चीजों की तरफ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को समझनी होती है। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब केस स्टडी में अगर आइडेंटिफाई करना हो कॉन्सेप्ट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे वो कीवर्ड्स बता दो कि क्या है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग आपको लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। तो बच्चे, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको फाइनेंस मैनेज करना सीखना था, ठीक है, और उसी से रिलेटेड उसके वो दो कीवर्ड्स थे कि वो मैनेजमेंट कैसे करना है। यहाँ आप लोग करने वाले हो फाइनेंशियल प्लानिंग। अब प्लानिंग आप लोग जानते ही हो कि क्या होती है। प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब आप एडवांस में किसी चीज के बारे में सोचते हैं, और ये एडवांस में सोचना किस चीज के बारे में है, फाइनेंस के बारे में, तभी तो नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब आप एडवांस में फाइनेंस के बारे में सोच रहे होते हो, तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आपके पास जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आप उसको कहां कहां पर इस्तेमाल करने वाले हो। पहली बात तो पैसा आएगा कहां से, और आने के बाद वो कहां कहां पर इस्तेमाल होगा, जब उसकी पूरी डिटेल स्टेटमेंट आप बना रहे होते हो ना बैठ के बेटा, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी 28 मार्च को तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होने वाला है। तो किसी ना किसी ने तो क्वेश्चन पेपर बनाया होगा ना बेटा। तो क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम वो जो टीचर सोच रहे होंगे कि अच्छा इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन देना है, ये चैप्टर कितने नंबर का आएगा। तो ये जो 80 मार्क्स जब वो पूरे चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे थे एज पर द क्वेश्चन और एज पर द मार्किंग स्कीम, तो बच्चे वो बना रहे थे एक ब्लूप्रिंट। और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग अपने पैसों का ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि जो भी हमारे फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन होने वाले हैं उसमें हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये पैसा जो भी हमारे पास आया है अलग अलग सोर्सेज से, ये कहां कहां पर यूटिलाइज होगा उसके लिए पूरी एक डिटेल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। और ये जो हमारा ये सब काम चल रहा है ब्लूप्रिंट बनाने का, इसे ही बोला जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ध्यान से समझिए इसकी डेफिनेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन, यहां पर आप बना रहे हो क्या, ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। आप यहां पर एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, किस चीज का, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन, कि जो भी हमारे फ्यूचर ऑपरेशंस होने वाले हैं उसका। तो बेटा ये है कीवर्ड, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये पूरा ब्लूप्रिंट बन रहा होता है, तो दो ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हैं। कौन कौन से, टू एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कि जब भी पैसों की जरूरत हो तभी के तभी हमारे पास पैसा अवेलेबल हो। अगर जब मुझे पैसों की जरूरत है तब मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो उस प्लानिंग का क्या ही फायदा। क्यों मैंने पहले इतना दिमाग लगाया कि जब मुझे पैसों की जरूरत है तो मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से पैसा लूं या कहाँ से पैसा लेना मेरे लिए फायदेमंद है। जब मेरे को उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा है तो उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। तो प्लान मैंने किया ही इसलिए था ताकि जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो वो पैसा मेरे पास अवेलेबल हो, मुझे ये पता हो कि वो पैसा कहाँ से आएगा। और टू एंश्योर दैट द फर्म डज नॉट रेज द फंड अननेसेसरी, और बिना बात के फंड रेज नहीं करना है। क्यों, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है बट कोई मुझे 3 लाख रुपए दे रहा था, कह रहा है अरे यार आप पे तो पूरा भरोसा है, आप दो नहीं आप 3 लाख ले जाओ। मैंने कहा आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही तो दे रहे हैं। अब मुझे लगा कि वो 1 लाख रुपए तो उन्होंने अपने दिल से मुझे एक्स्ट्रा दे दिया है, मुझे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं भरना। लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ वो आ गए मेरे पास कि लाओ मैडम 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दो। मैंने कहा जी मैंने तो आपसे 2 लाख रुपए मांगे थे और मैंने तो इस्तेमाल भी 2 लाख रुपए के हैं, 1 लाख तो अभी भी मेरी तिजोरी में रखे हुए मैंने इस्तेमाल नहीं करे हैं। तो वो क्या कहेंगे, हमें इस बात से क्या मतलब, हमने तो आपको 3 लाख रुपए इस्तेमाल करने के लिए दिए ना, तो हमें तो इंटरेस्ट 3 लाख पर ही चाहिए। तो बेटा ये तो अननेसेसरी कॉस्ट ऐड हो गई ना, मैंने तो उस 1 लाख रुपए का इस्तेमाल भी नहीं किया, उस 1 लाख से मुझे कोई रिटर्न भी जनरेट नहीं हो रहा, बट मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। तो हमें बिना मतलब में फंड रेज नहीं करना, हम ब्लूप्रिंट बना के यही चेक कर रहे हैं कहाँ जरूरत है पैसे की, कितने पैसों की जरूरत है, वो कहाँ से आएगा। यही सब चीजें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो समझ आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, वेरी गुड। अब मुझे ना एक काम कर दो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने तुम्हें अभी क्या पढ़ाए थे वो मुझे फटाफट से बता दो, और उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है ये कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना याद रहता है, कहीं तुम भी भूला तो नहीं हो, है ना। चलो बच्चे, अब 3 से 4 मार्क्स तक के लिए बहुत बार
इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पूछी गई है, ठीक है, और ऐसे लिखा होता है स्टेट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक। अब बच्चा क्या करता है, उसमें हेडिंग हेडिंग लिखाता है। बच्चे हेडिंग हेडिंग नहीं लिखकर आनी है, आपको पूरी स्टेटमेंट बना के आनी है, या फिर हेडिंग बनाकर फिर उसके आगे स्टेटमेंट बनानी है, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अगर आपने हेडिंग नहीं भी लिखी तो एटलीस्ट अगर आपने एक पूरी स्टेटमेंट बनाई है तो उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूसेस द वेस्ट एंड डुप्लीकेशन। जब मैं पहले से ही पैसों की सारी प्लानिंग करके बैठी हूं, तो क्या मेरे पास कभी भी ऐसा होगा कि वेस्टेज हो रही होगी रिसोर्सेज की? मैंने पहले ही देख लिया है कि यार इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा, इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगेगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं हो रहे होंगे, मेरी प्लानिंग में किसी तरीके का कोई गैप नहीं आने वाला। दूसरा, ये प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर रहा है। मैं आज प्लान कर रही हूँ ना फ्यूचर के लिए, डेफिनेशन में लिखा था प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस, तो उसकी प्लानिंग लेकिन आज ही चल रही है ना, तो प्लानिंग इज ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस, जो हमें आज ही करना है, किसके लिए करना है, कल के लिए करना है। तो ये हमेशा प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करता है, क्योंकि आज का डिसीजन ही हमारे फ्यूचर गोल से रिलेट करते हैं। ये लिंक करता है इन्वेस्टमेंट को फाइनेंसिंग डिसीजन से। कैसे भाई? फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बताता है, अभी पढ़ के आए हो ना, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बताता है कि हमारे पास वो कौन कौन से सोर्सेज होंगे लॉन्ग टर्म के जहां से हमारे पास पैसा आएगा। अब जब वो पैसा आएगा तो उसे आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, करंट एसेट्स में कितने, फिक्स्ड एसेट्स में कितने, और इसी को तो कह रहे हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन आपको पैसे ला के देगा और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप उस पैसे का इस्तेमाल करोगे, तो हुआ ना एक लिंक क्रिएट। तो बेटा ये कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन बनाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में। ये आपकी वैल्यूएशन को आसान कर देता है। आपके सामने पहले से एक डिटेल बनी हुई है, एक आपने चार्ट बना के रखा हुआ है, अच्छा ये पैसा इतना इतना यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे घर में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो उसका जब बजट बनता है तो देखते हैं ना कि यार अच्छा डीजे वाले को इतने दिए, टेंट वाले को इतने देने हैं, आपने पहले से एक बजट बना के रखा हुआ था। अब एक्चुअल में जितना खर्चा हुआ आप उससे कंपेयर कर पाओगे ना कि कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, हमने पूरा एक ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है। अब एक्चुअल में जो हमारे सामने रिजल्ट आया होगा उससे पता चलेगा ना कि कम या ज्यादा कितना है। तो इवैल्यूएशन करना, यहाँ पे कंपैरिजन करना आसान होता है। यस, फोरकास्टिंग ही तो कर रहे हो आप। प्लानिंग इज ऑलवेज इक्वल टू फोरकास्टिंग, यू कैन से, कह सकते हो आप ऐसा कि फोरकास्टिंग है, तो क्योंकि पहले से ही तो आप सब चीजों के बारे में यहाँ पे अनुमान लगा रहे हो, तो यहाँ पर ये आपकी मदद करता है कि आप प्रेडिक्ट करते हो फ्यूचर आउटकम्स को, डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद अवॉइड्स द बिजनेस शॉक्स। बेसिकली आपको शॉक से बचा रहा है। भाई अचानक से तुम्हें लगे कि अरे यार अचानक से 2 करोड़ रुपए की जरूरत आ गई, ओए कहाँ से आएंगे 2 करोड़ रुपए, कौन देगा मैं 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए अरेंज करना कोई छोटी बात थोड़ी है ना। पर अगर आपने पहले से प्लान करके रखा होगा, आपको पता है कि यार अगर 2 करोड़ रुपए तक की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से पैसा मिल जाएगा और इस तरीके से मिलेगा, तो एकदम से बिजनेस शॉक नहीं लगता आपको, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बना रहता है। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन बना पाते हो अलग अलग फंक्शंस के बीच में, क्योंकि हर एक फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करता है, और पहले से प्लान करके रखोगे, सबको रिसोर्स उसी हिसाब से एलोकेट करोगे, तो सब में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आते बेटा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर, और यही जो टॉपिक है आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ लेके जाएगा, जिससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चे। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई मैं अपना एक बड़ा बिजनेस एक बनाना चाहती हूँ, मुझे एक अपना तगड़ा सा बढ़िया सा बिजनेस चलाना है। अब बिजनेस चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वही बात बच्चों, पैसा चाहिए। अब हर एक बिजनेस को अपनी एक कैपिटल बनानी होती है ना, हमें सबको ये सोचना है कि बिजनेस में पैसा कितना लगेगा और पैसे लगने के सोर्स कौन कौन से हैं। तो मुझे पता है कि बिजनेस से पैसा दो जगह से आता है, या तो मैं किसी से उधार लेकर बिजनेस से पैसा लगाऊं, या मैं अपने बिजनेस के शेयर्स का इस्तेमाल करूं, है ना, यानी कि या तो डेट और या इक्विटी। बट मुद्दा ये है कि डेट कितनी और इक्विटी कितनी, कब ज्यादा डेट लेने से फायदा होगा और कब ज्यादा इक्विटी। तो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं कि जहां पर आप अपने बिजनेस की पूरी एक कैपिटल एम्प्लॉयड बनाने वाले हो, यानी कि आप एक स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है कि आपके बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, और उस कैपिटल एम्प्लॉयड में भी डेट का पोर्शन कितना होगा और इक्विटी का पोर्शन कितना होगा, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, इंपॉर्टेंट है जरूर मार्क कर लेना, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ऑनर्स फंड एंड द बोरोड फंड। ये मिक्स है, किसके बीच का मिक्स है कि ऑनर फंड कितने होंगे और बोरोड फंड कितने होंगे। ऑनर फंड का मतलब क्या है मेरे बच्चों? इक्विटी, और बोरोड फंड का मतलब क्या होता है बेटा? डेट, ठीक है। तो उस चीज का मिक्स है, और इसी को हम लोग यहाँ पे इक्विटी और डेट कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? डेट इक्विटी रेशियो से, और
ये देखकर कि हमारी टोटल कैपिटल में डेट का पोर्शन कितना है, बेसिकली वो। अब इसमें ना एक टर्म यूज होती है बेटा, फाइनेंशियल लिवरेज। अब फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है, यहाँ पर लिवरेज का मतलब समझ लो लोड। और लोड किस चीज का होगा, हमें अपने पैसों का कोई लोड नहीं होता, हमें लोड होता है बाहर के पैसों का, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस का, फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क किसके लिए होगा, अपने पैसों का फाइनेंशियल रिस्क होगा क्या, मैंने अपनी ही कंपनी के शेयर्स इश्यू कर दिए और उससे पैसा लिया, तो उसका काहे का रिस्क, कौन सा फाइनेंशियल रिस्क, कोई मुझे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर। मुझे फाइनेंशियल रिस्क कहाँ होगा, जहां मैंने सपोज करो बैंक से लोन ले रखा है, मैंने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं, भाई उनको मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो रिस्क तो वहां पर है। तो बेसिकली फाइनेंशियल लिवरेज ये बताता है कि पूरे कैपिटल के अंदर आपका डेट कंपोनेंट कितना है। कि मान लो आपने 10 लाख रुपए आपने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड रखी है, आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख में से 6 लाख का आपका डेट है और 4 लाख रुपए की आपकी इक्विटी है, तो बेटा आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है, आपका जो फाइनेंशियल लिवरेज है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इस 6 लाख को। 6 लाख का लिवरेज, यानी कि 60% आप यहाँ पर फाइनेंशियल लिवरेज में हो। तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल। ठीक, चलो अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चे, पता है ना, खरीदना बेचना। और ये खरीदना बेचना किस चीज का करना है, हमें इक्विटी को। अब बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि मान लो मैं अपने शेयर होल्डर्स को ये कह रही हूँ कि भाई तुम हमारे बिजनेस से पैसा लगाओ, तुम्हें फायदा होगा। वो कहते हैं जी कैसे फायदा होगा, हमने कहा कि हम ना ज्यादा से ज्यादा डेट लेंगे और ज्यादा से ज्यादा डेट लेने की वजह से देखो आपको फायदा होगा। वो कहेंगे ऐसे कैसे होता है, बिल्कुल होगा ऐसे। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का सीधा सा मतलब फिलहाल तो इतना ही है कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि देखो हमारे अपने वही होते हैं, हम यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात करते हैं क्योंकि वही हमारे अपने हैं, बाकी सब तो पराए हैं भाई। यहाँ पे प्रेफरेंस वाले भी चलो थोड़े बहुत अपने हैं, चलो उनको भी मान लेते हैं, उनको भी ले लेते हैं साथ में। बट फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है अगर वो बढ़ रहा है ड्यू टू द डेट, कि हमने ज्यादा से ज्यादा अपनी कैपिटल में डेट रखा, इस वजह से हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम बढ़ रही है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम बढ़ रही है, ये मैं कैसे बता सकती हूँ, वो कौन सी रेशियो है जो मुझे ये बताएगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम बढ़ रही है। कभी कोई आपसे ये सवाल पूछे तो आप उसका जवाब क्या दोगे, बेटा इक्विटी शेयर होल्डर की जो इनकम है ना, उसको आप एक रेशो से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो और उस रेशो को हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। कि अगर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की ईपीएस बढ़ रही है, दैट मींस उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये प्रॉफिट डेट की वजह से बढ़ जाए तो बेटा वही कहलाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक, सिंपल सी बात, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ना डेट की वजह से, यानी कि उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ना डेट की वजह से, और उसे क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। याद हो गया आपको, मैं आपको ये चैप्टर पूरा याद करा दूंगी साथ साथ। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू increase in the profit earned by the equity shareholders due to the presence of the fixed financial charges like interest। कि क्योंकि आपके पास फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है ज्यादा, और वो किस पे पे करते हो, इंटरेस्ट, डेट पे पे करते हो। तो डेट की वजह से जब आपके प्रॉफिट बढ़ रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। और इसको किससे हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस से। किससे, ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ईपीएस बता दिया अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक, चलो अब इसको एक जरा न्यूमेरिकल से समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या चक्कर, कैसे हमें पता चलेगा कि ईपीएस बढ़ रहा है घट रहा है। क्योंकि कभी ईपीएस बढ़ेगा कभी ईपीएस घटेगा, हमेशा ज्यादा डेट लेना आपके लिए फायदेमंद होगा ऐसा जरूरी नहीं है। किस केस में होगा वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर दिखेंगी आपको उन्हें नोट करते जाना। ठीक है, सबसे पहली चीज कि हमें 30 लाख रुपए की जरूरत थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है कि अगर हमने 30 लाख रुपए अरेंज करे हैं डेट से, कहीं से उधारी अगर हम लेते हैं 30 लाख रुपए के लिए, तो 10% का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और टैक्स भरना पड़ेगा 30%। ये इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। चलो अब देखते हैं जरा क्या सिचुएशन है हमारे पास ना। यहाँ पर 3 सिचुएशन थी, हमने 30 लाख रुपए कैसे इकट्ठे करें जरा वो समझो। अब सिचुएशन 1 में मैंने बिल्कुल भी डेट नहीं लिया, मैंने पूरे के पूरे 30 लाख रुपए जो है ना वो इक्विटी यानी कि अपने शेयर्स इशू कर दिए, मैंने यहाँ डेट लिया ही नहीं। दूसरी सिचुएशन में मैंने डेट लिया है, मैंने 10 लाख रुपए का डेट लिया है और इक्विटी 20 लाख की ली है, टोटल 30 लाख ही अरेंज करने हैं।
सिचुएशन 3 में मैंने 20 लाख रुपए का डेट लिया और इक्विटी 10 लाख रुपए की रखी है। ठीक, चलो अब मैं देखती हूँ कि ईपीएस कितना आएगा। हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है, तो ईपीएस कैलकुलेट करने का ये पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहले हमें ये पता चला कि हमारे बिजनेस की जो ईबीआईटी है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो प्रॉफिट निकला है बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो 4 लाख का है और तीनों सिचुएशन में ये प्रॉफिट आपका 4 लाख का ही रहा। ठीक, अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है ना, तो पहले इंटरेस्ट को माइनस करना है क्योंकि हमें इसे अर्निंग आफ्टर टैक्स बनाना है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाना है, सॉरी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। भाई यहाँ तो मैंने डेट लिया ही नहीं, तो यहाँ तो कोई आप इंटरेस्ट नहीं भरोगे। यहाँ आपने 10 लाख का डेट लिया है, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख रुपए यहाँ से माइनस करने हैं। फिर उसके बाद तीसरी सिचुएशन के अंदर आपने 20 लाख रुपए का डेट लिया, तो 20 लाख का 10% कितना हुआ, 2 लाख। तो यहाँ से आपने 2 लाख माइनस करने हैं। ठीक, तो 4 लाख में से कुछ माइनस नहीं हुआ, 4 लाख का ही प्रॉफिट बचा। 4 लाख में से 1 लाख माइनस हुआ, 3 लाख का प्रॉफिट बचा। 4 लाख में से 2 लाख गए, 2 लाख का प्रॉफिट बचा। यहाँ तक क्लियर? बहुत आराम आराम से बता रही हूँ। उसके बाद बच्चे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था ना, तो अब टैक्स माइनस करो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। तो 4 लाख का कितना परसेंट टैक्स था, 30%। तो 4 लाख का 30% कितना हो मेरे बच्चे, 1,20,000, ये माइनस होगा। 3 लाख का 30% कितना हुआ, 90,000। 2 लाख का 30% कितना हुआ, 60,000। ठीक, अब ये माइनस करोगे तो 4 लाख में से 1,20,000 गए, 2,80,000। 3 लाख में से 90,000 गए, 2,10,000। 2 लाख में से 60,000 गए, 1,40,000। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ईपीएस का फॉर्मूला होता है, ईपीएस का फॉर्मूला होता है, लिख लेना, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहले वाले केस में देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितने की है, 2,80,000 की। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालोगे, आपके पास कितने रुपए के इक्विटी शेयर्स है, 30 लाख रुपए के। एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, तो 30 लाख को पहले 10 से डिवाइड करो, क्योंकि ये तो अमाउंट है ना, ये इक्विटी का अमाउंट है कि पूरे 30 लाख रुपए है, हमें शेयर्स चाहिए। तो 30 लाख को किससे डिवाइड किया हमने, 10 से, तो कितना है, 3 लाख। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख आप जब करेंगे तो आपके पास ईपीएस निकल कर आया 0.93। ठीक, सेम काम आपने यहां करना है। अब यहां पर इक्विटी शेयर्स कितने हैं आपके पास, अगर 10 लाख का डेट है तो 20 लाख की इक्विटी शेयर्स है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, 2 लाख इक्विटी शेयर्स आ गए, ये रहा। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 1.05। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर आपने 10 लाख के इक्विटी शेयर्स यूज करे, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.40। अब आप खुद देखो बेटा कि जैसे जैसे आपने डेट का कंपोनेंट बढ़ाया, यहाँ डेट नहीं था, यहाँ डेट 10 लाख का था, यहाँ डेट 20 लाख का था, तो जैसे जैसे आपने डेट का कंपोनेंट बढ़ाया आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गई। अर्निंग पर शेयर वहां सबसे ज्यादा है जहां पर आपने सबसे ज्यादा डेट इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहाँ हो रही है, तीसरी सिचुएशन में, तो इसका मतलब हमें 20 लाख का डेट लेना चाहिए। चलो एक तो ये हो गया। अब मैं आपको एक और तरफ लेकर चलती हूँ, एक और न्यूमेरिकल देखो, बिल्कुल सॉल्व करने का तरीका यही है, सिर्फ क्या बदला है, ईबीआईटी। हमने अब यहाँ पर ईबीआईटी 2-2 लाख रुपए कर दिया है, पहले 4 लाख था, अब 2-2 लाख कर दिया। सिचुएशन बिल्कुल सेम है, तो इंटरेस्ट यहाँ तो नहीं दिया जाएगा फर्स्ट सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन में फिर से वही 10 लाख का 10% 1 लाख, यहाँ पे 20 लाख का 10% 2 लाख। ठीक, माइनस करा तो यहाँ 2 लाख का ही प्रॉफिट बचा, यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट बचा, यहाँ तो प्रॉफिट हमारे पास बचा ही नहीं है। अब टैक्स माइनस करोगे तो 2 लाख का 30% 60,000, 1 लाख का 30% 30,000, और जहां प्रॉफिट नहीं वहां टैक्स पे किया नहीं जा सकता। यहाँ प्रॉफिट बचा 1,40,000, यहाँ 70,000, और यहाँ पर प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स वही सेम रहेंगे, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख 0.47, 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 0.35। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो ईपीएस निकला ही नहीं। अब आप देख लो, एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर सबसे ज्यादा ईपीएस ही वही निकली जहां पर डेट ज्यादा था, और दूसरी सिचुएशन में ईपीएस है ही नहीं उसी सिचुएशन में। तो मैडम ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि कब डेट लेना फायदेमंद है और कब डेट लेना फायदेमंद नहीं है? तो बेटा ये तो आपने एक एनालिसिस कर लिया अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए सिचुएशन फेवरेबल है या नहीं? उसके लिए कॉन्सेप्ट है हमारे पास, थोड़ी मुझे जगह मिले तो मैं बताती हूँ आपको। ये जो हमने लिवरेज पढ़ा था ना बेटा, ये लिवरेज 2 तरीके का होता है।
एक को बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और एक को बोलते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, जहां आपको ईपीएस बढ़ती हुई दिख रही है, जहां आपने देखा कि डेट के बढ़ने की वजह से ईपीएस बढ़ रही है, तो वो आपके लिए फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। लेकिन जहां आपने देखा कि डेट के बढ़ने की वजह से ईपीएस लगातार घटती जा रही है, तो बेटा वो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। ठीक है, अब क्या मैडम हमें इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक नंबर में भी अगर ये क्वेश्चन आया तो जानने के लिए? नहीं बेटा, आप बिना इस कैलकुलेशन के ही बता सकते हो कि फेवरेबल कौन सा और अनफेवरेबल कौन सा है। कैसे? चलो मैं बताती हूँ। आपको इन न्यूमेरिकल्स में एक चीज और कैलकुलेट करनी है, विच इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यानी कि अगर इस सिचुएशन में बोलूं तो इस सिचुएशन में आपने ROI कैसे कैलकुलेट करना है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू में 100। ठीक, और देखो ये हमने यहाँ पर सॉल्व करा है, तो आपकी जो ROI है इस केस में वो आई है 13.33%। अब ये ROI होती क्या है? मैंने जितना भी पैसा लगाया वो पैसा मुझे कितना प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। मैंने कहीं से कर्जा लिया था 10% पे, लेकिन मुझे रिटर्न मिल रहा है 13% का। मैंने कहीं से 10% उधार लिया पैसा और उसको आगे जब इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से मुझे 13% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3% का फायदा हुआ ना। यानी कि ऐसे में मुझे डेट लेना फायदेमंद रहा। तो यही रीजन रहा कि इस केस में, क्योंकि आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा थी, ये जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा थी, इसीलिए आपको यहां पर फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज देखने को मिला। ठीक है, इसीलिए आपको फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज देखने को मिला। यानी कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब देखने को मिलेगा? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगी। दूसरी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, जो दूसरा न्यूमेरिकल बच्चे हम लोगों ने किया था, दूसरे वाले न्यूमेरिकल में आप देखो यही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6.67 है, क्योंकि यहाँ EBIT आपकी सिर्फ 2 लाख की थी। तो यहाँ पे ROI आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से, कॉस्ट ऑफ डेट को KD से डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, इस वजह से आपको यहाँ पर EPS कम देखने को मिल रही है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज या डेट लेने का फायदा हमें कब होगा, तो आपने उसका सिंपल सा आंसर देना है कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब होगा? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है। बट अगर वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो आपके लिए वो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। ठीक है, तो सिंपल से एक सम अप करती हूँ। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब फाइनेंशियल रिस्क। अब ये रिस्क लेने का फायदा कब होगा? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, तो हमारी EPS बढ़ेगी। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो EPS घटेगी और वो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है। उस केस में हमें ज्यादा डेट लेना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैंने बहुत समय लेके आपको ये सब बताया है। किसी बच्चे को अगर समझना है तो मैंने न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो डाल रखी है। आप हमारी जो अभी पीछे हम लोगों ने निर्भय सीरीज करी थी, आप वो भी देख सकते हो। वो निर्भय सीरीज भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, उसमें हमने केस स्टडीज करी हैं सॉल्व। ठीक है, चलो अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट करते हैं? तो बेटा उसके लिए आपको याद रखना है, इट्स 5 चेयर 2 फ्लोर्स 3 रूम 1 डोर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है? 5 चेयर। 5 चेयर का मतलब क्या है? ITS से एक पॉइंट होगा। ठीक है, ITS जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, टैक्स रेट और स्टॉक मार्केट रिएक्शन। 5 चेयर मतलब 5C, यानी कि 5 ऐसे आपके पास पॉइंट्स है जो C से स्टार्ट होते हैं। तो ये रहे आपके सामने, आप देख सकते हो। ठीक, उसके बाद 2 फ्लोर का 2, यानी कि F जो है ना वो 2 बार आ रहा होगा, 2 बार ऐसे पॉइंट्स होंगे जो F से होंगे। 3R यानी कि 3 पॉइंट्स R से हैं, और उसके बाद 1 डोर यानी कि 1 पॉइंट आपका D से है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो, इट्स 5 चेयर्स 2 फ्लोर्स 3 रूम्स 1 डोर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अब इन पॉइंट्स को समझते हैं। हमें अब ये डिसाइड करना है कि हमें डेट ज्यादा लेना है या इक्विटी ज्यादा लेना है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट देखा आगे ना, फिर से कैश फ्लो पोजीशन। मैंने क्या बोला था? ये ऐसा निकम्मा है, ये हर जगह आता है और इसको आप हर जगह चेप सकते हो। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि मुझे ज्यादा डेट लेना है या इक्विटी, मुझे इसका डिसाइड करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा जाएगा या इक्विटी।
तो पहले मुझे ये चेक करना है कि भाई देखो मेरे ना कुछ कैश ऑब्लिगेशंस होते हैं बिजनेस चलाते हुए, क्या क्या, कि मुझे फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस तो हैं ही कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट कई बार भरनी होती है, सेफ्टी मार्जिन रखना होता है, कुछ पैसा अपने पास रखना भी होता है अपनी जेब के अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट भी किसी ना किसी को वापस करना होता है। तो अगर मेरी जेब में सफिशिएंट कैश है तो मैं ज्यादा डेट ले सकती हूँ, है ना। लेकिन अगर मेरी जेब में ऑलरेडी कैश कम है, बहुत कम ही पैसा मेरे पास आता है, जाता ज्यादा है, तो ऐसे में इक्विटी ज्यादा लेना प्रेफरेबल होता है। तो अगर कैश फ्लोज आपके स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं, तो कंपनी ज्यादा डेट ले सकती है और लेस इक्विटी की तरफ जा सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है बेटा, ये आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। ठीक है, कि जैसे 1 लाख का प्रॉफिट है, 10,000 का आपका इंटरेस्ट है, तो उस 1 लाख में से आप 5 बार अपना इंटरेस्ट भर सकते हो। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा इंटरेस्ट भर पाओगे। तो आईसीआर जितनी ज्यादा आएगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, और उतना ही ज्यादा ये आपकी कंपनी के बारे में शो करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर इंटरेस्ट भर पा रहे हो अपने प्रॉफिट में से, दैट मीन्स आप ज्यादा डेट लेने के काबिल हो, आपकी कैपेसिटी अच्छी है। ठीक है, तो आईसीआर का मतलब क्या है कि कितने टाइम्स आप अपने ईबीआईटी, आपका जो ईबीआईटी है वो आपके इंटरेस्ट को भर सकता है। फॉर्मूला आपके सामने है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। हायर आईसीआई आपको कहता है कि आप ज्यादा डेट ले सकते हो, लेकिन अगर ये कम आता है तो आपको डेट कम लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या करता है कि जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो ने तो सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करी, लेकिन बेटा बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारे हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें करने होते हैं। जैसे कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना होता है, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन भी माइनस होता है, मतलब कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाते हैं, तो वो सब चीजें भी तो देखनी पड़ती हैं। तो जो डेफिशिएंसी इंटरेस्ट कवरेज ने पूरी नहीं करी उसे डेट सर्विस कवरेज रेशो पूरा करता है। ठीक है, इवन वो उसमें रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस को भी ऐड करता है। तो डीएससीआर आपके आईसीआर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये कंपेयर करता है कि हमारे पास कितना कैश प्रॉफिट है, हमारे ऑपरेशन से कितना हमें कैश में प्रॉफिट आया है, और कितना टोटल कैश हमें और चाहिए होगा अपने डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के लिए। ठीक है, तो अगर ये रेशो कैलकुलेट करने के बाद हाई आती है तो इसका मतलब आपकी अच्छी कैपेसिटी है कि आप अपना पैसा अच्छे से पे कर पाते हो, तो आप ज्यादा डेट ले सकते हो। बट अगर लोअर डीएससीआर आ रही है तो ऐसे में आपको ज्यादा डेट नहीं लेना चाहिए, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को कम ही रखना चाहिए। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा दिख रही है तो इसका मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, इसका मतलब आपकी जो अर्निंग पर शेयर वो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में तो भाई यूज करो ना ज्यादा डेट, क्योंकि यहाँ डेट लेने का फायदा हो रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी उस कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी बोरो करती है लोअर इंटरेस्ट रेट पे, तो अगर इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ डेट कम दिख रही है तो भाई आप डेट ले लो, और अगर आपको लगता है कि भाई कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है मार्केट में तो ऐसे में आपको डेट कम लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टैक्स रेट। हम जो इंटरेस्ट भरते हैं ना टैक्स के ऊपर, वो हमारे टैक्स की हम जो इंटरेस्ट भरते हैं अपने प्रॉफिट के ऊपर, सॉरी, वो हमारी टैक्स की लाइबिलिटी को कम करता है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, ये न्यूमेरिकली दिखाती हूँ। ये हमने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आप खुद देखो। जो कंपनी डेट ले रही है, जो कंपनी डेट ले रही है, देखो वो टैक्स सबसे कम भर रही है। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें भी देख सकते हो आप। जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा डेट लिया, इसने सबसे ज्यादा डेट लिया था, और इसका टैक्स आप देखो सबसे कम है, सबसे कम टैक्स ये पे कर रही है। क्यों? क्योंकि जो ये इंटरेस्ट होता है ना, ये आपकी एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, कि इसकी वजह से, क्योंकि आपका बेसिकली प्रॉफिट कम दिखता है, आपको टैक्स प्रॉफिट पे ही भरना होता है, तो क्योंकि यहाँ पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो टैक्स पे करने से पहले, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम हो जाने की वजह से जो टैक्स का बर्डन है ना कंपनी के ऊपर बेटा, वो कम हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, मार्केट में क्या मतलब टैक्स रेट अगर ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा डेट ले लो, क्योंकि डेट लेने की वजह से क्या होगा कि आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कम आएगी, आपको के ऊपर वो टैक्स का बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हायर टैक्स रेट है तो डेट आपके लिए सस्ता पड़ेगा ऐसे में इक्विटी के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है, हमारे जो प्यारे 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 जो ये ऑनर्स है हमारी कंपनी के, जो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते बट वो कभी कभी थोड़ा बहुत हमसे एक्सपेक्ट कर जाते हैं, वो कहते हैं कि यार देखो तुम ना रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हो, तुम रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हो, वो रिस्क भर कौन रहा है? अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क की, कंपनी में ये रिस्क भरता कौन है?
प्रेफरेंस वाले तो कहते हैं हमें मतलब नहीं है भाई, तुम्हें जो मर्जी रिस्क हो, तुम जितना मर्जी डेट लो, हमें तुम्हारा डिविडेंड दे देना। जो बैंक वाले हैं, बाहर वाले लोग हैं, वो तो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं, हमें क्या मतलब है, तुम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो, तुम्हारे रिस्क से हमें क्या लेना देना, हमने तो पैसा इस्तेमाल करने के लिए दिया, हमें हमारा इंटरेस्ट दो और एक समय बाद हमें हमारा पैसा वापस कर देना। तो भाई ये रिस्क भरेगा कौन, ये रिस्क का बर्डन किस पे है, हमारे इन प्यारे नन्हे मुन्ने इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। तो ये कहते हैं कि यार हम लोग बिजनेस में इतना रिस्क बियर करते हैं, तो हमारी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना, हम भी तो कुछ आप लोगों से चाहते हैं। तो ऐसे में वो कह देते हैं कि अगर अब तुम ज्यादा रिस्क लोगे तो भाई हमारी कॉस्ट बढ़ा दो, हमें भी थोड़ा सा जो डिविडेंड दे रहे हो ना उसका रेट इंक्रीज कर दो। तो कंपनी फिर ऐसे में क्या करती है कि भाई देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले तो अब ज्यादा कह रहे हैं कि इनकी हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो चल एक काम करते हैं, हम डेट बढ़ा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा डेट की तरफ जाते हैं, क्योंकि डेट फिलहाल हमें लग रहा है कि इनके कंपैरिजन में सस्ता पड़ रहा है। प्लस कई बार क्या है कि अगर रिटर्न अच्छा आ रहा है, फिर से हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इस डेट को लेने की वजह से अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी तो इनका फायदा हो जाएगा। तो कई बार इस तरीके से भी डिसीजन लिया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट, अब सारे बच्चे मेरे प्यारे जानते होंगे कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, कि अपनी जेब में पैसा डालने के लिए पहले अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप कहीं पे 10 करोड़ रुपए लेने के लिए जा रहे हो, 10 करोड़ रुपए लेने के लिए पहले 1 लाख रुपए तुम्हें खर्च करने पड़ रहे हैं, तो वो होती है बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें भी ज्यादा होगी हम उसी सोर्स को कम प्रेफर करेंगे। अगर मुझे लग रहा है इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो मैं डेट ज्यादा ले लूंगी, अगर मुझे लग रहा है कि डेट में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो हम इक्विटी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट के टर्म्स में हमें कम अट्रैक्टिव लगेगा हम उस सोर्स को फिर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो बच्चों अब बात करते हैं रिस्क कंसिडरेशन की। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है आपका बिजनेस रिस्क और एक होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। बिजनेस रिस्क का मतलब है कि जब आप अपने बिजनेस को चलाते हो तो उस टाइम पर भी आपके कुछ फिक्स चार्जेस रहते हैं, जैसे कि अगर आपने अपनी फैक्ट्री को रेंट पे ले रखा है तो रेंट पे करोगे, फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड ऑपरेटिंग चार्जेस होते हैं जो आपको भरने ही पड़ते हैं। फाइनेंशियल रिस्क तब आता है जब आप कहीं से उधारी लेते हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भरना होता है, ठीक। अब अगर तुम खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो ले लो, दोनों रिस्क ले लो, दोनों रिस्क हाई रखो और अपने हिसाब से अपने बिजनेस को चलाओ। बट मेरा मानना तो यही है, ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि थोड़ा सा हमें संभल संभल कर चलना चाहिए। तो ऐसा एक रिकमेंडेशन होता है कि अगर बिजनेस रिस्क ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क को कम रखना है। हमें डिसीजन इस चीज से रिगार्डिंग लेना है, इस कॉन्सेप्ट में हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में बिजनेस रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। हम फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो ये डिसाइड करना है ना कि हमें डेट लेना है या इक्विटी। तो बेटा अगर आपका बिजनेस रिस्क ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क मुझे कम रखना है, तो ऐसे में यहाँ पर मुझे डेट कम लेना होगा, मैं इक्विटी ज्यादा ले सकती हूँ। बट अगर मेरा बिजनेस रिस्क कम है तो हम फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर ज्यादा अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा डेट के साथ जा सकते हैं और इक्विटी को कम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई ना यहाँ तक बात कि इनवर्स रिलेशनशिप लेकर चलना है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनाना इनके बीच में, ठीक। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, बिजनेस रिस्क फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल रिस्क डेट से रिलेटेड। और हायर टोटल रिस्क अगर होगा तो कंपनी डेफिनेटली एक्सेसिव डेट को यहाँ पर प्रेफर नहीं करेगी, कि अगर दोनों ही हाई हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, हर किसी की ना बेटा उधार लेने की क्षमता होती है। राजू से 50,000 का ही मार्केट में उधार ले सकता था, और तुम्हें पता है जब मार्केट में उधार लेने जाता तो पता है क्या कहता है, मुझे तो 5 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए। अरे भाई राजू तुम ये तो देखो कि तुम 50,000 ही ले सकते हो, सिर्फ इससे ज्यादा का डेट लेने के लिए नहीं हो तुम एलिजिबल। अब वो कहते हैं नहीं जी 5 लाख का डेट दे दो, 5 लाख का, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। और मान लो चलो हमने उसको 50,000 का भी डेट और दे दिया, उसके बाद तो राजू कुछ भी नहीं कह सकता, मार्केट में जाके उसको डेट मिलेगा ही नहीं, यानी कि उसने आगे के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए उधारी के लिए। तो बेटा कंपनीज को भी इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना होता है कि कंपनी को अपनी बोरोइंग कैपेसिटी मेंटेन करने पड़ती है, कि भाई देखो बुरा समय किसी के साथ भी आ सकता है। कोई सोचे कि नहीं मैं तो आज ही सारी उधारी ले लूं, मुझे तो कल को पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने पास खूब पैसा है। बेटा बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता, तो इसलिए अपनी एक बोरोइंग कैपेसिटी मेंटेन रखनी चाहिए, सारा का सारा डेट एक ही बारी में नहीं लेना चाहिए। तो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के लिए हमेशा तैयार हो, ओवर बोरोइंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी फिर फर्दर डेट लेने की कैपेसिटी या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल। अब कंट्रोल का मतलब क्या है, ये भी हमने पॉइंट पहले पढ़ा था कि भाई देखो
अगर आप डेट की तरफ जाते हो तो डेट ना आपके कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करता। जिस बंदे ने आपको उधार दिया ना वो आपके बिजनेस में झांक के देखेगा ही नहीं भाई, उसे क्या ही मतलब है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसकी जेब में पैसा आ रहा है हर महीने इंटरेस्ट के नाम का, उसे पता है कि तुम 5 साल बाद उसका पैसा उसको वापस कर दोगे, तुमने 5 साल के लिए उधारी ली है तो उसको क्या मतलब है। तो कंट्रोल नहीं जा रहा आपका, आप इंजॉय मस्त अपने बिजनेस में अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। बट अगर तुमने इक्विटी शेयर्स इशू करे तो भाई वो तो रोज आके झाकेगा तुम्हारे बिजनेस में, अच्छा अब क्या कर रहे हो, अच्छा अब कैसे बिजनेस चल रहा है, मस्त चल रहा है बिजनेस, प्रॉफिट कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, ताका झाकी करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, तुम्हारा कंट्रोल डाइल्यूट होगा। तो अगर अब तुम्हें कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट करना है तो भाई डेट कम प्रेफर कर रहे हो, इक्विटी को आप ज्यादा यूज कर रहे हो। बट अगर आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है तो आप ज्यादा से ज्यादा डेट ले सकते हो, इक्विटीज पे कम डिपेंड करोगे। तो डेट जो है वो आपकी ऑनरशिप के कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करता, इक्विटी करता है। तो कंपनी को अगर रिटेन करना है कंट्रोल तो वो डेट को ही प्रेफर करेगी। ठीक, नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेटा यहाँ ना हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तुमने सोचा कि हम तो मस्त अपने हिसाब से काम करेंगे, कौन हमें रोकने टोकने वाला है कि चक दे फट्टे नपदे गिल्ली सवेरे जलंधर रात नु दिल्ली, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो बेटा ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। यहाँ तुम्हारे ऊपर बैठे हैं कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटा कैसे काम कर रहा है, जरा सुन लो, होशो हवास में रहो और थोड़ा सा दायरे बनाकर काम करना है। ऐसे नहीं कि जब मर्जी गए कभी भी कितना भी डेट कितना भी इक्विटी ले रहे हो, कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी है उसको भी देख लो। तो कंपनीज को लीगल प्रोविजंस को यहाँ पर मानना पड़ता है जब भी, चाहे वो शेयर्स इशू करे चाहे डिबेंचर। कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस है जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को अफेक्ट करती है। कुछ चीजों के लिए यहाँ पर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रिक्ट है शेयर्स इशू करने के लिए तो आप ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर पाओगे, आपको फिर डेट पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी है। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट की कंडीशन को हम दो ही चीजों में देखते हैं, बुलिश और बेयरिश। ठीक है बेटा, बुलिश का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये नोट डाउन कर लेना। बुलिश का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ आपके स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ रही होती है। और बेयरिश का मतलब होता है कि आपके स्टॉक प्राइसेस घट रहे होते हैं। अब तुम खुद ही बहुत इतने समझदार हो गए हो कि तुम कब ज्यादा अपने शेयर्स को बेचना चाहोगे, कब उन्हें ज्यादा इशू करना चाहोगे, बुलिश फेज में ना बेटा। तो बुलिश फेज में जब आपको दिख रहा है कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही हैं, फेवरेबल मार्केट आपको लग रही है, तो ऐसे में आप इक्विटी शेयर्स को प्रेफर करोगे। बट बेयरिश फेज में जब आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस घट रही हैं, आपका 100 की चीज 80 में बिक रही है, तो ऐसे में आपके लिए अनफेवरेबल मार्केट है। तो ऐसे में आपको डेट ज्यादा ले लेना चाहिए, उस टाइम पे शेयर्स इशू ज्यादा नहीं करने चाहिए। पैसों का अरेंजमेंट ज्यादा से ज्यादा डेट से करने की कोशिश करो। ठीक, उसके बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तू जैसा करेगा भाई हम तो वैसे तेरी नकल कर लेंगे, हम बनेंगे कॉपी कैट। ठीक है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। तो कई बार कंपनी करती है कि अच्छा इसने ऐसे किया है, ये भी तुम्हारी तरह है, ये भी तो ये वाला काम करता है जो हम करते हैं, चल अपन भी यही करेगा। कौन दिमाग लगाएगा इतना, इसने भी तो कर लिया, ऐसे अपना दिमाग लगा लिया होगा, हम इसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो भाई कई बार कंपनी ना इंडस्ट्री पैटर्न को फॉलो करती है, कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करती हैं और उन्हीं के हिसाब से अपने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है कि अगर उनके कॉम्पिटिटर ने ज्यादा डेट लिया वो भी ज्यादा डेट ले लेंगे, कॉम्पिटिटर ने ज्यादा इक्विटी इशू कर दिया तो वो भी ज्यादा इक्विटी इशू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 14 फैक्टर्स थे जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। आई होप सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गए होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, कि हमें हमारे बिजनेस में दो तरीके की कैपिटल चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कब कितनी ज्यादा चाहिए अब हमें उसका डिसीजन लेना है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट भी और केस स्टडी भी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। बेटा फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट इन सब में लगा रखा है। ये एसेट्स आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो और ये आपके बिजनेस की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क इन सबको अफेक्ट करता है। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन, क्यों इसको मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट है। इतना भारी भरकम पैसा लगा रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी पढ़ाई में, क्यों, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों बहुत सोच समझ कर वो लोग आपके लिए इस डिसीजन को लेते हैं। आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो एक तरीके से फिक्स इन्वेस्टमेंट ही तो है उनकी, कि वो पैसा लगा के छोड़ दे रहे हैं कि भाई इसका बेनिफिट आज नहीं, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। पर बहुत सोच समझ कर, तुमने कहा जी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे सीए का कोर्स करना है, उसे पैसा लगाओ, तो बेटा वो लगा रहे हैं, बट उसको लगाने से पहले वो बहुत चीजों को देख रहे हैं, बहुत चीजों को समझ रहे हैं, है ना। तुमने कहा कि हमें इस पर्टिकुलर कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो कि तुम
किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अच्छी नामी गिरामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खासा पैसा आपको खर्च करना पड़ रहा है, बट वो सोच रहे हो उस जगह पर पैसे खर्च करने के लिए, क्योंकि क्यों सोच रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। तो बेटा पहला पॉइंट मैं आपको यही कहूंगी, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, बहुत सारा पैसा लग रहा है। ठीक, दूसरी चीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, अगर आज ये पैसा सही तरीके से हमने इस्तेमाल कर लिया, सही जगह पर अगर हमने लगा दिया, तो ये हमारे बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपको सक्सेस की राह पर ले जाएगा। बट अगर ये आज हमने गलत डिसीजन ले लिया, गलत जगह पर पैसा लगा दिया, तो ये हमें लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट कर सकता है, बहुत सालों तक हम इस चीज से अफेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात रिस्क है ना, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी अभी नहीं पता है फिलहाल। आज हमने एक मशीन खरीद के रख दी है 10 करोड़ रुपए की, बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता अभी फिलहाल, तो रिस्क है, प्लस इरिवर्सिबल है। एक बार अगर हम डिसीजन ले लेते हैं तो इसको वापस अबंडन नहीं किया जा सकता, और अगर करते भी हैं तो पूरे तरीके से तो उस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। कि मान लो ठीक है मैंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, नहीं बिजनेस चला, मैंने बेच दी, तो क्या वो 10 करोड़ रुपए मेरे पास वापस आएंगे? नहीं, कुछ तो नुकसान मुझे होगा ना। तो भाई इरिवर्सिबल डिसीजन है, एक बार अगर ये डिसीजन ले लोगे तो फिर इसको वापस नहीं ले पाओगे बिना नुकसान के। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? सो द नेचर एंड द लेवल ऑफ जीएसटी की चॉइस की फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव क्या है? तो ये जो येलो कलर से आपको टेक्स्ट दिख रहा है वही सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप मेमोरी ट्रिक जो है वो अपनी याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, वो आप अपने आप देख लीजिएगा। सबसे पहला है बेटा, आपको ये जानना है कि फिक्स कैपिटल कब ज्यादा और कब कम। हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा है और कब कम। तो उसके लिए पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस तरीके का है? क्या आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह पर बेचना होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं करना, कोई मशीन की जरूरत नहीं है, कोई जगह लेने की जरूरत नहीं है? या आपका बिजनेस ऐसा है कि पहले आप रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लेकर आते हो, फिर मशीनों की मदद से उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, फिर उसे मार्केट में जाकर बेचते हो? यानी कि आपको मशीन भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए। मशीन और बिल्डिंग में पैसा लगाना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना। तो बेटा आपका बिजनेस दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप ट्रेडिंग में हो तो डेफिनेटली आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट ज्यादा, ट्रेडिंग में रिक्वायरमेंट कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बहुत बड़ा अंबानी जैसा बिजनेस है तुम्हारा, या राजू जैसा छोटा सा स्टॉल, तो राजू को ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी या अंबानी साहब को? समझ गए ना? तो लार्ज स्केल ऑपरेशन में हायर इन्वेस्टमेंट है फिक्स कैपिटल में, और स्मॉल बिजनेस में यानी कि स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए लोअर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। ठीक, उसके बाद चॉइस ऑफ टेक्निक। कैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो? दो ही तरीके की तो होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पर मशीनों से तुम लोग काम ज्यादा कराते हो, लेबर इंटेंसिव जहां पर लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मशीनों पे काम कम होता है। तो सिंपल सी बात है, जहां मशीनों पे काम ज्यादा होता होगा यानी कि कैपिटल इंटेंसिव, वहां फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई। लेकिन जहां मशीनों पे काम कम होता है, लेबर से काम ज्यादा कराते हैं, हमसे मजदूरी ज्यादा कराते हैं, वहां रिक्वायरमेंट कम। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड होती रहती है, जैसे कि आईटी सेक्टर तो हमारा है ही, फैशन इंडस्ट्री भी आई। बट कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां पर ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत ही नहीं होती, जैसे कि हमारा फर्नीचर बिजनेस, बस एकदम बढ़िया, सालों साल। तो हमने एक बार एक सोफा खरीदा था आज से 10 साल पहले, आज भी वो सोफा हमारे घर में सजा धजा रखा हुआ है। कोई दिक्कत थोड़ी है कि नहीं मोबाइल फोन की तरह नया मॉडल आया तो भाई इसे भी चेंज कर लो। नहीं भाई, मम्मी ने बोला कि बेटा अब हम तेरा शुभ मंगलम करेंगे, तेरी बीवी लेकर आएगी, है उसके भरोसे बैठे हो कि वो बदलेगी तुम्हारे घर का सोफा? नालायक हो, खुद खरीद लेना अपने पैसों से। तो बेटा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या कहती है कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस में हो जैसे कि कंप्यूटर वगैरह में, तो वहां तो टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड करनी पड़ती है, तो ऐसे में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। बट अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे बिजनेस में जहां फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं, तो वहां आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है वही आगे बढ़ने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको लग रहा है कि आज हम एक ब्रांच में हैं, कल को हमारी 2 ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, 5वीं ब्रांच खुलेगी, है ना? खुलेगी ना, हम लोग भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बेटा जैसे जैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। बट अगर हमें लग रहा है कि नहीं, हमें अभी फिलहाल ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही ग्रो करने की, और अगर ऐसे कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट्स आए तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। ठीक, उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है
कि पहले सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, पहले सीमेंट में काम था हमारा, अब हमने स्टील भी स्टार्ट कर दिया है। पहले सिर्फ फुटवियर्स में डील कर रहे थे, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ गए हैं। तो जब आप अपने प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करोगे तो उसी हिसाब से रिसोर्सेज चाहिए, उस हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, जगह चाहिए, तो बढ़ गई ना रिक्वायरमेंट। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन पे जाते हो, प्रोडक्ट लाइन बढ़ाते हो, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और अगर कम लेवल पे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट भी कम है। उसके बाद आता है बेटा फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अब फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? मैं अपने सपनों का एक बिजनेस खड़ा करने जा रही हूँ। आपने अब तक मेरे मुंह से सुना होगा सपनों का घर, वो तो चलो चाहिए। एक अपना खुद का सपने के, मान लो मैं एक स्कूल खोलने जा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर स्कूल खोलना है, मेरी आंखों में दिख रहा है ना, खुशी दिख रही है ना, वो एक दिख रहा है ना मेरा वो सपना, मेरी आंखों में दिखता होगा आपको, वो सपना है मेरा। देखते हैं, लेट्स सी कब पूरा होगा। तो मुझे मान लो कि मुझे अपना एक स्कूल खोलना है। अब स्कूल खोलने के लिए मुझे ज़मीन चाहिए, है ना? अब मुझे पता चला कि वो जो ज़मीन है वो मुझे मिलेगी 2 करोड़ रुपए की ज़मीन मिलेगी। अब या तो मैं 2 करोड़ रुपए इंतज़ाम करके वो ज़मीन खरीदूँ, या मेरे सामने किसी ने एक ऑप्शन दिया कि आप उसे लीज़ पर भी ले सकते हो। यानी कि जो मेरी 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, वो कहीं न कहीं 2 लाख रुपए तक आ गई है। एक ही बारी में 2 करोड़ रुपए मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, 2 लाख रुपए मैं हर महीने दे सकती हूँ। तो अचानक से मेरी रिक्वायरमेंट 2 करोड़ से 2 लाख पे पहुंच गई ना, तो बेटा ये क्या है? फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। कि मेरी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट 2 करोड़ की थी वो 2 लाख पे आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऑल्टरनेटिव मिल गया। तो यही बात समझाई जा रही है कि कई बार हम अगर फिक्स एसेट को लीज पर ले लेते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट इमीडिएट आ रही थी वो कम हो जाती है, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और हमें लेस रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है फिक्स कैपिटल की। बट वहीं पे अगर ऐसा कोई अल्टरनेटिव मुझे नहीं मिला तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा, मुझे 2 करोड़ रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब मैं यही स्कूल खरीद रही थी, जमीन खरीद रही थी, मतलब स्कूल के लिए 2 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बट अचानक से मेरी एक फ्रेंड आई मेरे साथ, उसने कहा कि तुम्हें स्कूल खोलना है? तुझे पता है मेरा सपना भी एक स्कूल खोलने का है। मैंने कहा सच में? पक्का यही गोल है तुम्हारा भी? उसने कहा हाँ। मैंने कहा चलो दोनों मिलकर स्कूल खोलते हैं। अब 1 करोड़ रुपए मैं लगा रही हूँ, 1 करोड़ रुपए वो लगा रही है। हमारी एक और फ्रेंड आ गई, उसके कानों में भी पड़ा कि हम एक स्कूल खोलने जा रहे हैं। उसने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल खोलूंगी। एक और फ्रेंड आ गई, तो हम 4 फ्रेंड्स मिल गए और उन्होंने कहा कि चलो हम चारों मिलकर स्कूल खोलेंगे। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मैं अकेले 2 करोड़ करने वाली थी, हम चारों में वो डिवाइड हो गई। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन की वजह से क्या हुआ? हर बंदे की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। ठीक है बेटा? तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कहता है कि अगर आपको इस तरीके की फैसिलिटी मिल जाती है कि आप किसी और के साथ उस इन्वेस्टमेंट को शेयर कर सकते हो, तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बट अगर आपको अकेले ही सब कुछ झेलना है बेटा, नो कोलैबोरेशन है, तो आपकी रिक्वायरमेंट भी हाई रहेगी। ठीक है, समझ गए फिक्स कैपिटल का वाला टॉपिक? चलो आगे बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल की तरफ। तो बेटा वर्किंग कैपिटल क्या है? कि अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए जिस पैसों की आपको जरूरत होती है डे टू डे बिजनेस के अंदर, उसको आप कहते हो वर्किंग कैपिटल। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बताती है, यानी कि आपके बिजनेस की लिक्विडिटी और उसकी एफिशिएंसी। ये आपके टोटल कैपिटल को बताते हैं कि आपके टोटल कैपिटल आपको कितनी चाहिए अपने करंट एसेट्स को होल्ड करने के लिए। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसेबल यानी कि डेटर, इन्वेंट्रीज, ये सब आते हैं। अब इसको अफेक्ट करने के भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो सी नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस गोल्स, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो इसी में सारे पॉइंट्स हैं। अब इसके भी फैक्टर्स देख लो। सबसे पहला इसमें फैक्टर बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पर भी वही चीज, 2 तरीके के बिजनेस है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अगर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना मेरे बच्चे, तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, उनके डेटर्स ज्यादा होंगे, उनके पास स्टॉक ज्यादा होगा, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बट वहीं पे ट्रेडिंग वालों का इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से अगर हम कंपेयर करें तो ट्रेडिंग वालों की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, क्योंकि उनको सिर्फ क्या करना है? ट्रेड करना है, एक जगह से सामान लाके दूसरी जगह पर बेचना है। स्केल ऑफ ऑपरेशन विल रिमेन द सेम एज फिक्स कैपिटल। की जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते होंगे उनकी रिक्वायरमेंट भी लार्ज होगी, क्योंकि उनके लिए सब चीजें ज्यादा है। बट वहीं पे स्मॉल स्केल बिजनेस अगर आपका चल रहा है तो वहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल कम होगी। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस साइकिल पे। 2 तरीके के आपको बिजनेस साइकिल देखने को मिलेंगे। बूम, एक तो धमाका हो रहा है, धमाका, मजा आ गया। और एक है डिप्रेशन, सैड सैड फीलिंग। सैड सैड फीलिंग कब होती है? जब हमारा बिजनेस नहीं चलता है।
तो भाई बिजनेस साइकिल के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में तुम धूम धड़ाका मचा रहे हो, मजा आ रहा है मार्केट में तुमको, क्यों? लाइन लगी हुई है तुम्हारी दुकान के आगे, मतलब कि हाई डिमांड और सेल हो रही है, तो ऐसे में तुम्हें ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, ज्यादा उधारी बांटनी पड़ेगी, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई। बट वहीं पे तुम आराम से मक्खियां मार रहे हो अपनी दुकान पे बैठे हुए, कोई तुम नहीं आ रहा तुम्हारे सामान को खरीदने के लिए, डिप्रेशन सिचुएशन है बेटा, लो सेल्स, तो रिक्वायरमेंट भी कम। उसके बाद सीजनल फैक्टर आ गई ना, गर्मियां, धड़ल्ले से एसी कूलर बिकने शुरू हो गए, पीक सीजन आ गया, पीक सीजन। तो पीक सीजन के टाइम पे जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा स्टॉक, ज्यादा सेल्स, तो रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। बट एक आता लीन सीजन, अब सर्दियों में कौन ही खरीद रहा था एसी, कौन ही खरीद रहा था कूलर, कुछ लोग खरीद लेते हैं कि सस्ता मिल रहा होगा, बट ऐसे कितने लोग होते होंगे जो खरीद लेते होंगे सम विंटर्स के टाइम पे एसी और कूलर। तो बेटा उस टाइम पे चल रहा था लीन सीजन, लीन सीजन में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ठीक। उसके बाद आता है बेटा प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझो। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में लगता है, कि इधर रॉ मटेरियल आया, हमने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, तो उसमें समय लगता है। अब कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं भाई, इधर रॉ मटेरियल आया, इधर फिनिश गुड बन गया, और फिनिश गुड जैसी बनेगा तभी तो मार्केट में जाके बिकेगा, यानी कि जल्दी कैश आ जाएगा, तो रिक्वायरमेंट कम रहेगी। बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, अभी रॉ मटेरियल आया है, वो कन्वर्ट होगा, फिर उसको बनने में 2-3 महीने लग रहे हैं, तब जाके वो मार्केट में जा रहा है, फिर उसके बाद बिकेगा। तो जिसका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा होता है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि जब तक सामान नहीं बिकेगा मेरे बच्चे, तब तक कैश कैसे आएगा बिजनेस में, है ना। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है तो आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। बट अगर प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है तो आप फटाफट फंड को रिकवर कर लोगे, तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आता है बेटा क्रेडिट अलाउड। दिलेर आदमी हो तुम, धड़ल्ले से अपने कस्टमर को तुम क्रेडिट बांटते हो, अरे शर्मा जी आप आए हैं, उधार पे सामान चाहिए, अरे ले जाइए ले जाइए ले जाइए, ऐसे करके तुमने सारी रिश्तेदारी और सारी दोस्ती यारी निभा दी और सबको तुमने उधार बांट दिया, यानी कि बहुत ही लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तुम्हारी क्रेडिटर्स के साथ। तो ऐसे में तुम्हारा खुद का पैसा तो बंद गया ना, तुमने तो स्टॉक खरीद के लेकर लाए थे, पैसा तुम्हारी जेब में आया नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई। और वहीं पर तुम स्ट्रिक्ट हो गए कि भाई यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब अपनी जगह, उधार उधार ज्यादा नहीं देते, हम देंगे भी तो 15 दिन बाद पैसे वापस दे जाना। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है ना, तो बेटा लोअर रिक्वायरमेंट, ठीक। उसके बाद क्रेडिट अवेल्ड, तुम्हें कितना क्रेडिट मिल रहा है, तुम अपने क्रेडिटर के पास गए, अरे हमें 1 लाख रुपए का सामान दे दो जरा उधार, उसने कहा जी नहीं देंगे, अभी दो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दो सामान लेके जाओ, नहीं दे रहा उधार, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा। बट वहीं पे तुमने कहा जी 1 लाख रुपए का उधार दे दो, उसने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, बिल्कुल लेकर जाओ लाला जी, तुम्हें तो जरूर देंगे हम उधार। तो जब क्रेडिट अवेल्ड हो गया कि अगर इजी क्रेडिट मिल गया तो पेमेंट बाद में दे सकते हो, जब बिक जाएगा तब पेमेंट दे दोगे, तो रिक्वायरमेंट कम है। बट वहीं पे अगर तुम्हें लगता है कि सप्लायर कहता है भाई अभी पेमेंट चाहिए, हम नहीं देते उधार उधार, तो भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, हाई रहेगी, ठीक। उसके बाद ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बिजनेस कैसे चल रहा है तुम्हारा, फटाफट स्टॉक बिक रहा है नहीं बिक रहा, डेटर फटाफट पैसे देते नहीं देते, तो बिजनेस की एफिशिएंसी चेक करने के लिए 2 रेशो निकालते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो। अब अगर ये दोनों रेशो बढ़िया आ रही हैं, अच्छी खासी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और डेटर टर्नओवर रेशो आ रही है, इसका मतलब फटाफट पैसा आ जाता है तुम्हारे पास, तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बट वहीं पे अगर आपको यहाँ पर नहीं आ रही है, डेटर्स टाइम से पैसा नहीं देते, इन्वेंट्री टाइम से नहीं बिकती है, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, ठीक। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब क्या होता है कि हमें अपने पास रॉ मटेरियल मेंटेन करके रखना है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर आज रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए तुम्हें 10 दिन पहले से इंतजाम करके रखना है, तो भाई तुम्हें पहले से यहाँ पर मंगवा के रखनी पड़ेंगी सारी चीजें, तो ऐसे में रिक्वायरमेंट तुम्हारी हाई रहेगी। बट अगर तुम्हें पता है कि तुम आज ऑर्डर करते हो कल तक रॉ मटेरियल तुम्हें मिल जाता है, तो तुम्हें ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रिक्वायरमेंट कम। तो बेटा अब इस चीज को हम चेक कैसे करते हैं, इस चीज को हम चेक करते हैं एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लैग टाइम। डेफिनेशन ध्यान रखना, लैग टाइम का मतलब होता है टाइम गैप होता है कि आपने कब ऑर्डर प्लेस किया रॉ मटेरियल के लिए और कब आपको वो ऑर्डर मिल रहा है। तो अगर ये लैग टाइम आपका लॉन्ग है तो आपकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, बट अगर ये लैग टाइम आपका कम है, यानी कि कम समय में ही आपको आपका रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी, ठीक। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, तो वही कि अगर आपको दिख रहा है कि आपकी कंपनी एक्सपेंड करने जा रही है, तो भाई एक्सपेंशन के टाइम पे अगर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वर्किंग की भी ज्यादा रहेगी, भाई बिजनेस बढ़ेगा तो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है।
लेवल ऑफ कंपटीशन, यस, मार्केट में कंपटीशन का लेवल कैसा, तगड़ा है या नहीं तगड़ा है? अगर मार्केट में कंपटीशन का लेवल तगड़ा है तो तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से पहले ही सारे काम करने होंगे कि भाई तुम क्रेडिट पे क्रेडिट दोगे, इन्वेंट्री मेंटेन रखोगे, तो बेटा रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा रहेगी। और वहीं पे अगर कंपटीशन कम है तो रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। इन्फ्लेशन, महंगाई, पहले जितने पैसे में सामान आ रहा था उससे ज्यादा में सामान आ रहा है। पहले जो सामान तुम 10,000 रुपए में खरीद के लेकर आ रहे थे, आज वो 12,000 रुपए में खरीद के ला पा रहे हो। तो भाई ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई ना। तो जैसे ही प्राइस का लेवल इंक्रीज होता है, रॉ मटेरियल महंगा मिलने लगता है, तो ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी सेम स्टॉक लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो रिक्वायरमेंट हाई। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो ना कितना इजी चैप्टर था, खत्म हो गया। कितने मजे मजे में प्यार प्यार से मैंने आपको आराम आराम से पढ़ाया और आप समझते चले गए, बिल्कुल लॉजिकली सारी चीजें थी। हेडिंग को समझना था और उसके हिसाब से आंसर देना था। तो आई होप कि चैप्टर नंबर 9 तुम्हें हलवा, बिल्कुल सूजी के हलवा लगा होगा, बिल्कुल भिगोया दर हो गया जैसा, और मस्त तरीके से समझ में आया होगा, सारी चीजें यहाँ याद हो गई होंगी। हाँ, मानती हूँ कि फैक्टर्स अभी एकदम से सारे याद नहीं हुए होंगे, बस फैक्टर्स की हेडिंग्स याद कर लो, अंदर का कंटेंट मुझे पूरा विश्वास है तुम खुद लिख लोगे, और वो डायग्राम्स बना के आओगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलो अपना चैप्टर नंबर 9 अच्छे से अब पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके राइटिंग प्रैक्टिस करना, सारे फैक्टर्स और सारे पॉइंट्स याद कर लो, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से, जरूर 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 आएगा। आप 8 से 10 नंबर तक का ये चैप्टर एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, तो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो चलो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।